वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 13 जून 2021 और 13 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं, अगर आप पहली बार यहाँ पे विजिट किए हैं चैनल पे, तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स का वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको बिहार करंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अभी तक यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये पाँचों माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 11 जून 2021 को बिहार के किस नेता के जन्मदिन पर सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर यह सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया, सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस। सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग डिटेल में जरूर किया कीजिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और जून माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे है 9 जून को बलिदान दिवस। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और आज है 13 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस। और इस वर्ष का थीम है 2021 का #स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, ये इसका थीम है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर डेट ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं चीज़ों को अपडेट करता चलूँगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। सभी को यहाँ पर आप देखिए, रोजाना ये आपका रिवीजन होगा तो ये आपको याद हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दूं कि जो भी हमारे पेड मेंबरशिप लिए हुए हैं तो उन लोगों को बता दूं कि ये आज 23वां सेट पेड ग्रुप में सेंड किया जाएगा। आप वहां पे से डाउनलोड कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर हमें मैसेज करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पर डेमो पीडीएफ भी मंगा के देख सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहें। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार का, इसमें मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान है प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि 2021 में ही एक और डेटा जारी हुआ था जहाँ पर मशरूम के उत्पादन में बिहार को तीसरा स्थान बताया गया था। महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाद ये तीसरा स्थान पर था, लेकिन अब ये नवीनतम आंकड़ा जारी किया गया है जिसमें कि बिहार को मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इनसे जुड़ी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मशरूम उत्पादन में बिहार अब देश का अग्रणी राज्य बन गया है और वर्तमान में यहाँ बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती हो रही है और यहाँ पे मशरूम खेती होने से किसानों को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। देखिए जब किसी क्षेत्र में किसी विशेष मतलब कि फसल की खेती होती है और अधिक पैमाने पर होती है तो लाजमी है कि किसानों को लाभ होगा, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि इसका श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम को जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मशरूम की खेती के लिए किए गए सफल प्रयासों के कारण ही डॉक्टर दयाराम को मशरूम मैन भी कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, प्रश्न ये बनेगा कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक को मशरूम मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका आप नाम याद रखिए, डॉक्टर दयाराम इनका नाम है। और यहाँ पे आगे के वर्तमान में बिहार से प्रतिवर्ष 21,000 मीट्रिक टन से अधिक मशरूम का उत्पादन हो रहा है। तो ये सारे डाटा है जो कि आपको याद रखना है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में हर वर्ष की भांति हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए कौन सी पक्षी का बिहार शरीफ आना शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइबेरियन पक्षी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हजारों किलोमीटर दूर से हाल ही में साइबेरियन पक्षी का बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में आना शुरू हो चुका है। और बिहार शरीफ के बिहार थाना एवं न्यायालय परिसर में इन दिनों हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षी पेड़ पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे लिखा गया कि यह भयानक ठंड से खुद को बचाने को लेकर साइबेरिया इलाके से उड़ान भरकर यहाँ पहुंचते हैं। और फिर आगे है कि इस दौरान आंधी तूफान और तेज हवाओं से कई पक्षी जान से भी हाथ धो बैठते हैं।
तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। और साइबेरियन पक्षी जो है एक ऐसी पक्षी होती है जो हवा में भी उड़ता है और पानी में भी तैरती है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है साइबेरियन पक्षी। ये जो इमेज है ये मैंने खुद से क्लिक किया है, जो कि इलाहाबाद संगम पे मैंने एक क्लिक किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इलाहाबाद का नज़ारा है। तो यही है साइबेरियन पक्षी। ये अभी मतलब कि साइबेरिया इलाके से यहाँ पे मतलब बिहार आता है, यूपी बिहार में मतलब ये आता है, जो कि वहाँ पे जब ठंड बढ़ जाती है तो उस दौरान ये पलायन कर जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में ब्रिटेन में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। 12 और 13 जून को इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। और यहाँ पे आ गया कि वर्तमान में ब्रिटेन के पास G7 की अध्यक्षता है और उसने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और दक्षिण अफ्रीका और भारत को G7 के शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया था। और इस वर्ष 2021 का जो G7 शिखर सम्मेलन है 2021 का, इसका जो थीम है यह है टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली। ये भी आप ध्यान रखेंगे, टिकाऊ सामाजिक औद्योगिक बहाली, ये 2021 का G7 शिखर सम्मेलन का थीम है। अब यहाँ पे बात आई है G7 की। तो G7 से कई सारे प्रश्न ऑलरेडी मतलब पूछे गए हैं एग्जाम में और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। G7 को ही ग्रुप 7 भी कहा जाता है। तो G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है और इसमें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी ये 1975 में हुई थी। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था और जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। और इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित मतलब समाधानों पर विचार किया गया था। और इसके अगले साल कनाडा इसमें शामिल हो गया और इस तरह मतलब इसका नाम जो हो गया ये ग्रुप 7 यानी कि G7 हो गया। कनाडा इसमें बाद में शामिल हुआ, हालांकि इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना के समय इसमें 6 देश शामिल था। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि हर सदस्य देश से बारी बारी से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और इस ग्रुप की अध्यक्षता करता है। और G7 यानी कि G7 संगठन जो है इसका कोई औपचारिक संविधान और मतलब कि स्थायी मुख्यालय नहीं है। ये जो देश के द्वारा ये अध्यक्षता किया जाता है वहीं पर ये मतलब कि सारी चीज़ें होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो इंग्लैंड या फिर इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में डेवी हैविट बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने डेवी हैविट को पहली महिला प्रमुख के रूप में चुना या फिर इनके अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पे आ गया कि वह पूर्व अध्यक्ष ग्रेग क्लार्क के मतलब इस्तीफे के 14 महीने के बाद इस पद पर होगी। आप जो यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं यही है डेवी हैविट। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इंग्लैंड के इस इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन का गठन 158 वर्ष पहले 1863 में किया गया था। तो ये सारी जानकारी है जो आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा अभी हाल ही में इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में डेवी हैविट की मतलब नियुक्ति किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे पांचवा प्रश्न है हाल ही में 20 औषधीय पौधों पर आधारित ई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में 20 औषधीय पौधों पर आधारित ई पुस्तक का विमोचन जो किया गया ये किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कोविड-19 संक्रमण की देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों पर आधारित ई पुस्तक का विमोचन किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि इसे राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों और उनके चिकित्सीय गुणों को उजागर करने के लिए इस ई पुस्तक को तैयार किया है। तो इसे तैयार जो किया गया ये राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया और इसका विमोचन अभी हाल ही में किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। चलिए छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने अनूप पुरोहित को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में अनूप पुरोहित को मुख्य सूचना अधिकारी विप्रो ने नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो ने अनूप पुरोहित को मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि CIO नियुक्त किया है। अब यहाँ पे बात है विप्रो की, तो विप्रो से जुड़ी कुछ जानकारी है उन्हें देख लेते हैं। विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसकी स्थापना 1966 में अजीम प्रेमजी ने किया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये सभी बातें आप याद रखेंगे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट को ऐड किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। तो विप्रो को 2010 की एशियाई स्थिरता रेटिंग में भारतीय कंपनियों में पहला स्थान मिला था और इसके बाद 2019 में कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड भी ये जीता था। तो ये भी बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 2019 में कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था विप्रो को और 2010 में एशियाई स्थिरता रेटिंग में भारतीय कंपनियों में पहला स्थान यह हासिल किया था विप्रो। तो ये सारे फैक्ट जो विप्रो से संबंधित है इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 1 साल के लिए UN ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
तो अभी हाल ही में 1 साल के लिए यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख जो नियुक्त किया गया है, इनका नाम है के नागराज नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी के नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद द्वारा यूएन ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, और कि इनकी जो नियुक्ति हुई है ये 1 वर्ष के लिए हुई, आप ये याद रखेंगे। और यहाँ पर आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है के नागराज नायडू, और यहाँ पर आगे लिखा गया है कि उनका पद मतलब जो है ये पद जो है ब्यूरोक्रेसी का प्रमुख का जो ये पद है ये भारतीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ के पद के बराबर है। तो ये भी जुड़ी जानकारी है जिसे आपको याद रखना है। सभी लोग जो करंट अफेयर्स में बताता हूँ सभी लोग इसका नोट जरूर तैयार कीजिए, इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, आने वाले समय में आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 450 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके 450 लाइक पूरा कर दीजिए, ठीक है। एक ही टारगेट है, जब भी आप वीडियो देखने आइए सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, तभी जाके ये आंकड़ा हासिल हो सकता है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए उसका ध्यान बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरस को दूसरे कार्यकाल के लिए महासचिव नियुक्त किया है। और यहाँ पे आगे है कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दिया गया, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं एंटोनियो गुटेरस, और एंटोनियो गुटेरस ने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव का कार्यभार संभाला था, और उनका पहला कार्यकाल इस साल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है, यानी कि इस वर्ष 2021 को 31 दिसंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और दूसरे कार्यकाल के लिए मतलब इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और आगे है कि और अगले महासचिव के रूप में कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा, और महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, और इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात आई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है, और इसमें सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो 193 सदस्य देश हैं, और इसकी आधिकारिक भाषाएं जो यहाँ की है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी यहाँ की मतलब की आधिकारिक भाषाएं हैं। और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस जो कि पूर्व पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखेगा। और फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में कितने राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष 2021 में पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त तिरुपति और श्रीकाकुलम और ओगोल में 3 और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे, ये भी घोषणा किया गया है। और इस संग्रहालय में राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, ये अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डीबीएस बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में भारत श्रेणी में डीबीएस बैंक को सबसे मतलब पहला स्थान दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और फोर्ब्स द्वारा जारी इस सूची का ये 3रा संस्करण है, यानी कि इससे पहले 2 संस्करण और जारी किया गया था। और यहाँ पे आगे कि जिसमें लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की श्रेणी में डीबीएस बैंक नंबर 1 पे है, यानी कि ये मतलब कि दूसरी बार जो है ये मतलब कि नंबर 1 पर है, लगातार ये दूसरे वर्ष है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि इसके बाद क्रमशः केरल स्थित सीएसबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक तथा एक्सिस बैंक जो है इस सूची में है। यानी कि पहले स्थान पर जो है ये डीबीएस बैंक है, दूसरे स्थान पर केरल स्थित जो सीएसबी बैंक है, और तीसरे स्थान पर आईसीआईसीआई बैंक है, चौथे स्थान पर एचडीएफसी बैंक, 5वें स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक और 6ठे स्थान पर एक्सिस बैंक है। और वहीं इस सूची की अगर बात किया जाए तो इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का जो रैंक है, एसबीआई का जो स्थान है ये 7वां स्थान है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून में किस देश के कैडेट को सम्मानित किया गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में एक पुरस्कार समारोह में जूनियर अंडर ऑफिसर JOU किनलेक नोरबू को प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर लिखा गया इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के एहसानुल्लाह शहादत को भी एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ये सारे फैक्ट याद रखना है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में कौन पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताया था जो कि एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा पेड ग्रुप के बारे में। तो पेड ग्रुप के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से एक रिसेंटली PDF लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उस परीक्षाओं के प्रश्नों को इस PDF में सम्मिलित किया गया है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। यहाँ पर 2500 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहीं से आपको समझ आएगा कि आपके मतलब कि प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में आप किस प्रकार से बेहतर स्कोर कर पाएंगे, वो सारी समझ आपको इस PDF को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर आ जाएगी। इस PDF को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे आप वहाँ से आकर परचेज कर सकते हैं। इसका जो कीमत है ये केवल और केवल 100 रुपया है। दोस्तों अब बात करते हैं पेड ग्रुप के बारे में। अगर आप घर बैठे 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और BPSC CDPO इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जो पेड ग्रुप चलाया जा रहा है इन दोनों परीक्षाओं के लिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा और ये सभी प्रश्नों का आपको एक्सप्लेनेशन सहित मिलेगा। ये PDF फॉर्मेट में आपका होगा, सारे के सारे मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी पूरी होगी, आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स मिलेगा, जैसे आपकी मतलब कि BPSC एग्जाम और जो CDPO एग्जाम है वो सारे एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बिहार जीके का 2 PDF मिलेगा और प्रीवियस से जो क्वेश्चन होगा BPSC का वो भी आपको मिलेगा, और साथ ही 2020 वाला जो वार्षिकांक है वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ इतिहास के PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर PRE21 लिख के मैसेज करना है। इसका जो फी है ये 399 है, और ये जो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये 1 वर्ष के लिए आपके लिए वैलिड होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्केट में जितने भी टेस्ट अवेलेबल है 10 से लेकर के 20 टेस्ट की अगर बात किया जाए तो 10 से 20 टेस्ट का कीमत आपसे 1000 रुपया लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का। और यहाँ पे आप हमारे करंट का क्वालिटी को देख सकते हैं और आपको जो PDF मिलेगा वो बेहतर क्वालिटी का मिलेगा। आपको यहाँ पे मैं 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं बल्कि 50 टेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको डेमो PDF चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको डेमो PDF मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि ये PDF सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आएगा, ठीक है। आप हमारे करंट के कंटेंट को देख के समझ सकते हैं कि क्वालिटी आपको किस प्रकार से मिलेगी। तो अगर आपसे ज्वाइन करने इशू है तो ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी 1000 मेंबर लगभग ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कीजिए और हमें इसे ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान रहे आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।